हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिन थ्योरम। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ। इसके साथ भी ऐसा ही है तो ये 6 पेज की थ्योरम। और आप वीडियो की ड्यूरेशन देख के लगेगा कि ये मेरे से होगी नहीं, लेकिन ये बहुत ही इजी थ्योरम है। एक बार मेरे साथ है ना, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा बस एग्ज़ाम में पढ़ के जाना और आराम से 16 नंबर में आएगी ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है 16 नंबर के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसकी क्या कहती है। देखो क्या कह रही है, जी बी एफ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ की। कोई के का ऑटोमॉर्फिज्म है, उसका एक फाइनाइट सब ग्रुप है जी। अभी मैं बताऊंगी ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। फिलहाल ये देखो कि जी कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का। एफ नोट एक फिक्स्ड सब फील्ड है अंडर जी। इस जी के अंदर एक सब फील्ड है जिसका नाम एफ नोट दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के है, इसका एक फाइनाइट सब ग्रुप है जी। इसकी एक फिक्स्ड सब फील्ड है एफ नोट। फिक्स्ड सब फील्ड भी मैं बताऊंगी, अंडरलाइन कर रखी है, मतलब इनकी डेफिनेशन में बताऊंगी। फिक्स्ड सब फील्ड की डेफिनेशन से एफ नोट क्या होगा कि लैम्डा बिलोंग्स टू के सच डैट कि जो लैम्डा की इमेज होगी वो उसी के बराबर होगी, जहाँ पर सिग्मा जी से लिया जाएगा और लैम्डा किससे लिया जाता है, के से। ठीक है, तो सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा कहाँ से है, के से, सिग्मा कहाँ से है, जी से। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इस के की एफ नोट पे जो डिग्री होगी वो इस जी के ऑर्डर के बराबर होगी। ठीक है, के की एफ नोट पे डिग्री जी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगी। अब दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के और फिक्स्ड फील्ड। इनकी डेफिनेशन देखो। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक मैपिंग है कोई भी एफ जी से जी में, किस तरीके से है कि अगर वो मैपिंग 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो उस मैपिंग को हम क्या कह देंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कह देंगे ग्रुप जी के लिए। ठीक है, और जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होता है ग्रुप जी पे, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ जी की जगह क्या है, के है। समझ में आया होगा। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब वो 1 1 होगी, मैपिंग ऑन टू होगी और होमोमॉर्फिज्म। फिक्स्ड फील्ड क्या होती है, जी कोई ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड के का। जी कोई ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड के का, इसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड के। ठीक है, जिसको शॉर्ट में ओट के भी कह देते हैं। देन जो सब फील्ड होगी एफ नोट ऑफ के कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, तो ये सब फील्ड ऐसे एलिमेंट रखेगी अपने पास सारे जिसकी जो इमेज है वो उसके ही बराबर आ जाए, जहाँ पर वही एक्स के से लिया जाएगा और सिग्मा जी से। तो यही फिक्स्ड सब फील्ड की डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैंने एक्स लिख दिया है, यहाँ लैम्डा लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी फिर सब, अगर ये इसकी इमेज इसकी इक्वल आ जाती है तो इसी को फिक्स्ड फील्ड कहते हैं अंडर जी, और इसको डिनोट करते हैं फिक्स्ड फील्ड अंडर जी। फिक्स्ड फील्ड को के अंडर जी मतलब जी के अंडर, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, गामा ऑफ जी। ठीक है, या तो ऐसे डिनोट कर दो या फिर ऐसे डिनोट कर दो। समझ में आया होगा। स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से, स्टेटमेंट में 2 वर्ड आए वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब पढ़ेंगे हम प्रूफ। देखो, हमें क्या दिखाना है, के की एफ नोट पे डिग्री ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगी। हम बार बार इन दोनों को ना लिख के मैं क्या कह रही हूँ, इसकी वैल्यू एम है, इसकी वैल्यू कोई एन है, तो मैं एम को एन के इक्वल दिखा दूँ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो वही है। बार बार ये ना लिखना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया है, के की एफ नोट पे डिग्री को एम मान लिया और जी के ऊपर ऑर्डर ऑफ जी एन मान लिया। तो मुझे प्रूव क्या करना है, एम को एन के बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जी के कुछ एलिमेंट ले लिए, मान लिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन जी के एलिमेंट है, और के बेसिस ले लिए x1 x2 xm। ठीक है, ये एक बेसिस है के की ओवर एफ नोट। के बेसिस ऑफ के ओवर एफ नोट क्या लिए हैं, x1 x2 अप टू xm तक, क्योंकि ये m था। ऐसे ही जी के एलिमेंट क्या लिए हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n तक। अब देखो, मुझे दिखाना तो m को n के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगी, एक बार तो मैं प्रूव कर दूँगी कि m n से छोटा नहीं है, एक बार मैं प्रूव कर दूँगी m n से बड़ा नहीं है। तो देखो, ना तो ये इससे छोटा ना ही इससे बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके इक्वल है। तो 2 केस बनेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान के चल रहे हैं, लेट इफ़ पॉसिबल सपोज डैट एम एन से छोटा है, एम इज़ लेस देन एन। तो अब लेस देन एन का हमने खूब पढ़ाया है, मैंने फर्स्ट यूनिट बहुत बार करा दी फील्ड एक्सटेंशन की प्लेलिस्ट से। तो क्या होता है, एम एन से छोटा होता है तो
एक सिस्टम ऑफ एन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी किस तरीके से कि जो कोई जे होगा वो 1 और m के बीच में लाई करेगा। तो किस तरीके से बनाई है हमने, देखो सिग्मा 1 के ऊपर x1 x2 अप टू एलिमेंट आएंगे ना, तो सिग्मा 1 के ऊपर xj और फिर u1 वेरिएबल के साथ, ऐसे ही सिग्मा 2 के साथ xj u2, ऐसे ही सिग्मा n के साथ xj un इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बता दिया ये सिग्मा 1 xj सिग्मा 2 xj सिग्मा n xj ये क्या है, एलिमेंट है k के, और जो u1 u2 un है ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो ये j की वैल्यू तो कहाँ तक है, m तक है। ठीक है, क्योंकि ये x वाले m तक है, और ये वाली वैल्यू u1 u2 ये कहाँ तक है, n तक, और हम मान के चल रहे हैं m n से छोटा है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिग्मा 1 xj ये जो वैल्यू है ये u1 u2 un से छोटी होंगी, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन किससे छोटी है, नंबर ऑफ वेरिएबल से, ये वेरिएबल है। ठीक है, बाय आवर अजम्पशन। तो यहाँ से क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम आ जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो वो क्या होता है, सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि अगर देखो इक्वेशन होती जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, दो इक्वेशन होती है, फटाक से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हो, यहाँ मैं लिख दूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू, अब यह देखो वेरिएबल तो हो गए 4 और इक्वेशन हमारे पास 2, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही है, जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, तो सिस्टम के पास क्या होता है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन हम मान के चल रहे किस टाइप से मिलेगा, मान के चल रहे पहले वाले का सॉल्यूशन कोई y1 है, दूसरे वाले का कोई y2 है, ऐसे ही अप टू लास्ट वाली का कोई yn है। ठीक है, और जहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो सारे सॉल्यूशन है ये सारे जीरो नहीं हो सकते, हेयर नॉट ऑल वाई आई आर जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल स्लो स्लो करा रही हूँ। अब ये क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन मिल गए, तो ये क्या होगा, वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल की तो वैल्यू निकाल के आती है सॉल्यूशन में। जैसे हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मान लो 5y, तो ये जो वेरिएबल होते हैं इन्हीं की तो वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ क्या होगा, अगर इसके सॉल्यूशन है तो यहाँ इसमें क्या होगा, सिग्मा 1 xj तो एज इट इज़ रहेगा, u1 की जगह y1, ऐसे ही u2 की जगह y2 और un की जगह yn हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर j की वैल्यू वही 1 से लेके m तक है। नाउ अब ये वाली लाइन देखो, ये क्योंकि ये बेसिस थे तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होगी, सिग्मा 1 का x1 के साथ प्लस सिग्मा 2 x2, ऐसे ही अप टू सिग्मा m xm तक। ठीक है, n वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर n एलिमेंट है नहीं, तो सिर्फ m तक ले लेंगे। ये होगी x की वैल्यू, ये लास्ट में चाहिएगी, अभी ये नहीं चाहिए कि इसको रहने दो। अभी फिलहाल ये देखो y1 y2 yn तक पहुँच गए। अब क्या करो, इस पूरे को अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो सिग्मा 1 xj y1 अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई, ऐसे ही इस पूरे को अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई, ऐसे ही इस पूरे को अल्फ़ा जे से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये जो है एक्स जे वाले ये भी है और ये भी है, तो सिग्मा 1 जो है दोनों पे अप्लाई होगा, तो एक बार सिग्मा 1 एक्स जे वाले पे अप्लाई हो गया, एक बार सिग्मा 1 अल्फ़ा जे वाले पे अप्लाई हो गया, और ये y1 पीछे लिख दिया। ऐसे ही एक बार सिग्मा 2 एक्स जे पे अप्लाई हो गया, एक बार सिग्मा 2 अल्फ़ा जे पे अप्लाई हो गया, y2 पीछे लिख दिया। ऐसे ही सिग्मा n एक्स जे पे अप्लाई, एक बार सिग्मा n अल्फ़ा जे पे अप्लाई, yn पीछे लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, क्योंकि ये जो अल्फ़ा जे है ये किससे बिलोंग करता है, फिक्स्ड सबफील्ड एफ नोट से। ठीक है, और सिग्मा आई ये जो सिग्मा आई है ये किससे बिलोंग करता है, जी से, और यहाँ से एफ नोट क्या है, फिक्स्ड है अंडर जी से, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा ये, इसलिए ये दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ है। या फिर ये भी याद रख लेना सिर्फ कि जे वाले ये तो एक सॉलिड रीजन है, या फिर ऐसे याद रख लेना जे वालों पे दोनों पे अप्लाई करेंगे सिग्मा। अब यहाँ से क्या करो, सिग्मा 1 दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा जे एक्स जे y1 एच टी, जैसे इन दोनों में सिग्मा 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, अल्फ़ा जे एक्स जे y2, ऐसे ही सिग्मा n अल्फ़ा जे एक्स जे yn इज इक्वल टू 0, जहाँ पर जे की वैल्यू 1 से m तक है। दस वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, कैसे, पहले हम जे की वैल्यू 1 1 रखेंगे, तो क्या होगा, सिग्मा 1 अल्फ़ा 1 x1 y1, सिग्मा 2 अल्फ़ा 1 x1 y2, सिग्मा n अल्फ़ा 1 x1 yn, ऐसे ही फिर जे की वैल्यू 2 रख देंगे, तो सिग्मा 1 अल्फ़ा 2 x2 y1, अल्फ़ा 2 x2, ऐसे ही अल्फ़ा n तक। तो देखो कैसे होगा, देखो वही सिग्मा 1 अल्फ़ा 1 x1
α1 x1 α1 x1 बन गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, α2 x2 α2 x2 α2 x2, इसको b ले दिया। ऐसे ही α m x1 xm α m xm α m xm yn = 0। ये सारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। इनको क्या करो, सबको ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा, तो यहाँ से देखो सब में से σ1 कॉमन, तो क्या होगा α1 x1 प्लस α2 x2 अप टू α m xm और y1 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसको ऐड करोगे तो σ2 α m x1 α2 x2 α m xm और y2 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म में σn α1 x1 α2 x2 α m xm और yn = 0। अब यहाँ से देखो मैंने कहा था ना x की वैल्यू बाद में यूज होगी, तो σ1 ये पूरी वैल्यू देखो किसकी है, ये पूरी वैल्यू x की है, ये रही, ये पूरी वैल्यू x की थी तो ये यूज किया है। तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ गया x y1 प्लस ऐसे ही σ2, ये वैल्यू फिर से किसकी है x की, तो xy2 प्लस अप टू σn, और ये पूरी वैल्यू किसकी है x की, और yn = 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू k। अब यहाँ से क्या होगा, सब में से देखो सिग्मा, ये जो x है ये सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा y1 σ1, यहाँ से क्या बचेगा y2 σ2 अप टू yn σn और x कॉमन = 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू k। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म जो है, ये टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तो ये हट गई। इसका मतलब y1 σ1 y2 σ2 प्लस yn σn = 0। अब हमें पता था क्योंकि ऑल yi आर नॉट इक्वल टू 0, तो ये इनमें से तो ये तो 0 हो नहीं सकते, और ये 0 करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये सारी टर्म 0 होनी चाहिए। 0 + 0 + 0 अप टू 0 करोगे तभी तो 0 आएगा। ये y1 इनमें से कोई 0 हो नहीं सकता। अब क्या σ1 σ2 σn 0 हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं ऑटोमॉर्फिज्म के वो क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब लीनियरली, तो इसका मतलब क्या होगा σ1 σ2 σn क्या लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर के, तो ना तो ये 0 हो सकते हैं ना ये सारे 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कभी भी 0 हो नहीं सकती, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाने के लिए इसको 0 होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत था, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हैंस जो है m n से छोटा नहीं हो सकता। अब हम दिखाएंगे कि क्या m n से बड़ा हो सकता है। अगर वो भी फेल हो जाता है तो इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, m n के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार अगर वीडियो को पीछे करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल कोई दिक्कत आने नहीं दे रही हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अब देखो केस 2 में क्या हो जाएगा, लेट इफ पॉसिबल सपोज डैट mn से बड़ा है। mn से बड़ा है तो क्या होगा, बड़े के केस में क्या होगा, उसमें एक एलिमेंट कम मिल रहा था यानी कि mn से छोटा। यहाँ क्या होगा, एक एलिमेंट ज़्यादा लेके चलेंगे, तो देयर एग्जिस्ट n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो वो एलिमेंट मान लिया x1 x2 अप टू xn तो होता है ये एक फालतू मान लो xn+1 इन k ओवर f0। अब क्या करेंगे, फिर से एक कंसिडर करेंगे एक सिस्टम किसका, n लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का, जिसके अंदर n+1 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इक्वेशन कितनी होंगी n और वेरिएबल कितने हो जाएंगे n+1। फिर से वही ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा। तो वही देखो फिर से σj x1 u1 प्लस σj x2 u2 अप टू σj xn+1 un+1 = 0, जहाँ पर j की वैल्यू 1 से n तक है। फिर से नंबर ऑफ़ वेरिएबल नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा है, जो कि मेंशन भी कर रखा है। n तो इक्वेशन है और n+1 वेरिएबल है, तो फिर से क्या होगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्या होगा, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। मान के चल रहे हैं ये जो सॉल्यूशन होगा, अब की बार n+1 वेरिएबल है तो इस वहाँ पर n थे तो y1 से लेके yn तक सॉल्यूशन मान लिया था। यहाँ n+1 है तो z1 z2 अप टू zn+1 क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसका थर्ड का। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फिर थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ से क्या किया था हमने, σj x1 इसको u1 वाले को रिप्लेस कर देंगे z1 से, ऐसे u2 की जगह z2, ऐसे un+1 की जगह क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखो un+1 वाली टर्म कहाँ गई, हम एक अजप्शन करके चल रहे हैं कि r एक स्मॉलेस्ट नॉन जीरो इंटीजर है, जिसके लिए zj जो है, ये जो z वाले जो आपकी ये हैं ये सब 0 हो जाएंगे अगर इसकी वैल्यू, यानी कि ये r सबसे छोटा इंटीजर है, जहाँ तक ये वैल्यू जो है देगा उससे बड़ा अगर लोगे r+1 यानी कि उससे बड़ी जो टर्म लोगे उसके लिए ये जो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी।
इसलिए यहाँ Zn+1 ना लेके सिर्फ ZR तक लिया है, क्योंकि R+1 R+2 अप टू n+1 तक जाते तो वो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो इसको छोटा करने के लिए एक अजप्शन की है कि R एक स्मॉलेस्ट नॉन जीरो इंटीजर है, जिसके लिए Z0 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिग्मा जे एज इट इज रहेगा, इसको XR और U की जगह तो Z हो जाएगा, तो ZR में चेंज हो जाएगा ये इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कह रहा है, क्योंकि ZR जो है ये जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ZR के में बिलोंग करता है। ये हमारी एजप्शन इस तरीके से की है हमने, R एक नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक ZI मानेंगे किस तरीके से कि इस ZI को अगर ZR से डिवाइड करते हैं तो कुछ ZI डैश बनता है, यानी कि अगर 1 लेंगे Z1 लेंगे, Z1 अपॉन ZR करेंगे तो Z1 डैश, ठीक है। तो जैसे यहाँ Z1 था तो पूरे को ZR से डिवाइड कर रहा है ये, इस वाली को, तो इसको ZR से डिवाइड करोगे तो Z1 अपॉन ZR, तो क्या हो जाएगा Z1 डैश, तो इसकी जगह क्या लिख दिया Z1 डैश। ऐसे ही Z2 अपॉन ZR करोगे तो ये क्या बन जाएगा Z2 डैश। अप टू इसको ZR अपॉन ZR करोगे, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा सिग्मा जे XR। तो यहाँ लास्ट में सिग्मा जे XR, अगर R-1 वाली टर्म होती तो क्या होता है सिग्मा जे XR-1, फिर क्या होता ZR-1 होता, उसको ZR से डिवाइड करते तो वो क्या बन जाता ZR-1 डैश। तो वो इस तरीके से R-1 वाली टर्म लिख ली, और जब R वाली करोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ZR से पूरे को डिवाइड कर रहे हो तो सिग्मा जे XR इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर जे की वैल्यू 1 से n तक है। अब क्या करो, जे की वैल्यू 1 ले लो और सिग्मा 1 की वैल्यू आई ले लो, आई मतलब 1 ले लो, तो वी गेट फ्रॉम 5। तो इसको छोटा करेंगे अब हम, तो यहाँ देखो सिग्मा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये खत्म। तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ X1 Z1 डैश। ऐसे ही ये इसकी वैल्यू सिग्मा 1 की वैल्यू 1, तो इसकी ये वैल्यू क्या बचेगा, यानी कि सिग्मा वाली टर्म हटा दो बस। तो X2 Z2 डैश प्लस XR-1 ZR-1 डैश प्लस XR इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब देखो ये सारे जो Z1 डैश Z2 डैश ये सारे किस में हैं, F नोट में हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास 6 में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये F नोट में है तो ये X1 X2 ये क्या बेसिस बना रहे हैं, इसका मतलब ये X1 X2 अप टू XR तक ये सारे क्या होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर F नोट, ठीक है। तो यहाँ से इससे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ इस पेज में कोई दिक्कत, ये क्या हुई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि X1 से लेके XN-1 तक ये सारे क्या हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से क्या होगा कि एटलीस्ट एक Z1 डैश Z2 डैश Z इनमें से कोई तो एक जो है F नोट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। हम मान के चल रहे तो कि हम तो सारे की सारे बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इससे क्या होगा कि कोई तो एक है जो F नोट में नहीं है। हम मान के चल रहे Z1 वाला ही क्या है, Z1 डैश वाला ही F नोट में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Z1 डैश की वैल्यू 1 मान के चल रहे हैं, देन क्या होगा, ये Z1 डैश जो है F नोट में बिलोंग करता है एज, क्योंकि 1 जो है अपने पास F नोट में बिलोंग करता है। अब क्या है, सिंस क्योंकि Z1 डैश अपने पास F नोट में बिलोंग करता नहीं, यहाँ आ रहा है कि Z1 डैश तो F नोट में बिलोंग करता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और 1 F नोट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस Z1 डैश को कन्वर्ट कर देंगे, इसके ऊपर क्या लगा के सिग्मा आई। तो सिग्मा आई क्योंकि जी में बिलोंग करता है, तो सिग्मा आई Z1 डैश जो होगा ये जो है किसके इक्वल नहीं होगा, Z1 डैश के। तो हमने क्या किया, सिग्मा 1 Z1 डैश ले लिया। तब हमने क्या किया, सिग्मा आई अप्लाई कर दिया फिफ्थ वाली के ऊपर, जो अपने पास फिफ्थ वाली ये थी ना पूरी, इसके ऊपर देखो सारी के ऊपर सिग्मा आई लगा दिया, ये सिग्मा आई ये सिग्मा आई, ऐसे ही सिग्मा आई सारी पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, सिग्मा सिग्मा वाले को एक साथ कर लो एक्स आई, फिर क्या होगा सिग्मा आई Z1 डैश पे भी अलग से, फिर क्या होगा सिग्मा ये सिग्मा वाला X2 के ऊपर, फिर ये सिग्मा आई Z2 डैश पे भी, ऐसे ही सारी टर्म के लिए लगा देंगे इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि जी एक ग्रुप है तो ये जो सिग्मा आई का सिग्मा 1 के साथ पेयर, सिग्मा आई का सिग्मा 2 के साथ पेयर, ऐसे ही सिग्मा आई का सिग्मा n के साथ पेयर, ये कौन साइड कर जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n में, ठीक है। थ्रू आउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल बी डिफरेंट, सो वी गेट। तो इसको छोड़ो, यहाँ से कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों कंबाइन करके कोई एक सिग्मा बना लेंगे, मान लो वो सिग्मा जे बना रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों मिलके सिग्मा जे X1, और यहाँ से ये सिग्मा आई Z1 डैश एज इट इज, ऐसे ही सिग्मा जे हो जाएगा ये, और ये X2 और ये एज इट इज, ऐसे ही ये पूरा
सिग्मा जे बन जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज, ये पूरा सिग्मा जे बन जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, 7th में से 5th को माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, सिग्मा जे x1 और सिग्मा जे x1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये देखो ये 5th रही, तो सिग्मा जे x1 कॉमन लेने से यहाँ से बचेगा z1 डैश, और यहाँ से बचेगा अपने पास यहाँ से बचेगा सिग्मा 1 z1 डैश, तो यहाँ से ये बचा। ऐसे ही सेम इसमें z2 डैश सिग्मा आई ये, ऐसे ही इसमें ZR-1 और ये, और सिग्मा जे एक्स आर से सिग्मा जे एक्स आर उसमें भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखो ये रहा सिग्मा जे एक्स आर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये टर्म बच जाएंगी सिर्फ। इस पूरे ब्रैकेट वाले को कोई टीके का नाम दे दो, ठीक है, तो टीके मान लिया इसकी वैल्यू। तो यहाँ से क्या हुआ अपने पास, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा जे x1 पहला वाला T1 बन जाएगा, दूसरा T2 और TR-1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये सारे T जो हैं ये 0 हो नहीं सकते, क्योंकि सिग्मा जे Z1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, T1 से लेके TR-1 0 0 0, ये क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गई। हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल चाहिए नहीं थे, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जो हमने R चूज किया है कि R जो है J+1 होते ही उसके लिए 0 दे देगा, तो हमने R गलत चूज किया, इसका मतलब MN से बड़ा हो नहीं सकता। अब देखो ना MN से छोटा ना MN से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, MN के बराबर, और यही हमारी थ्योरम थी।